नमस्कार साथियों, चुनाव सर पर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी हमें साफ दिखाई देने लगा है कि जो भी विपक्ष है उसे इतना बदनाम किया जाए और बदनाम करने के बाद अपना वोट बैंक तैयार किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के अगर हम नेताओं की बात करें या जिनका भी नामांकन होना है हम उनकी बात करें तो सारे के सारे नेता कहीं ना कहीं विपक्ष को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम आता है और तेजस्वी यादव को भी बदनाम करने की साजिश की जा रही थी। गिरिराज सिंह ने तो तेजस्वी यादव के डीएनए पर भी सवाल उठा दिए थे। आखिर आप किसी के डीएनए पर कैसे सवाल उठा सकते हैं गिरिराज जी? सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम डिप्टी सीएम ऑफ बिहार मुरेठा जी की बात करें तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी के बारे में भी अश्लील आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि रोहिणी ने अपने पिता को इसीलिए किडनी दी है ताकि उन्हें सीट मिल सके। आखिर किसी पिता और पुत्री के बारे में ऐसी बात करना भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता के लिए, और आप खुद बिहार के डिप्टी सीएम हैं, क्या शोभा देता है? नहीं देता साथियों। अगर हम तेजस्वी यादव से आगे बढ़े तो अगला नाम आता है राहुल गांधी का, और राहुल गांधी को तो इस समय चारों तरफ से घेरा जा रहा है। राहुल गांधी जब वायनाड में पर्चा भर रहे थे तो स्मृति ईरानी ने उन पर आपत्तिजनक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आतंकवादी संगठनों से संबंध है और आतंकवादी संगठनों से वो मदद मांग रहे हैं। देखिए ये वीडियो क्या कहती हैं स्मृति ईरानी। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई और आज वही बहन आपके क्षेत्र आई है। हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। सुना है कुछ लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रेम शुक्ला जो कि भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि लगातार जो कांग्रेस पार्टी है उसका आतंकवादियों से मोहब्बत का सिलसिला जारी है। ये बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं। स्मृति ईरानी की अगर बात करें तो स्मृति ईरानी को आपत्ति है मुस्लिम इंडियन लीग के झंडों से। अगर इंडियन मुस्लिम लीग के झंडों से आपको इतनी ही आपत्ति है तो फिर आप वहां क्या करने गई थी? और मैं आपको यह भी बता दूं कि उन्होंने पीएफआई का भी जिक्र किया है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर आप स्वच्छंद पत्रकारिता पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो स्मृति ईरानी के बारे में हम बात करें, मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि राहुल गांधी जब अपना पर्चा भर रहे थे तो इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग के कुछ समर्थक वहां थे और उनके झंडे देखकर स्मृति ईरानी ने यह कहा कि राहुल गांधी आतंकवादी संगठनों से सहायता मांग रहे हैं। उन्होंने पीएफआई का भी जिक्र। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग है ये एक मान्यता प्राप्त चुनावी संस्था है। अगर चुनाव आयोग से इसको आपत्ति नहीं है तो फिर आपको इतनी आपत्ति क्यों है स्मृति ईरानी? मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं कि इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग को पूर्णतया मान्यता मिली है कि वो एक भारत की संस्था है और इस बात से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी उसका संबंध पीएफआई से जोड़ा है स्मृति ईरानी ने और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये कहा है कि आतंकवादी संगठनों से आपने मदद ली है। भाजपा को अपने पूर्वजों से ये सलाह लेनी चाहिए जो उनके पूर्व विचारक रहे हैं और सबसे बड़े विचारक रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अगर इतनी ही परेशानी थी मुस्लिम लीग से तो उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सिंध और बंगाल दोनों जगह सरकार क्यों बनाई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अगर इतनी ही आपत्ति थी तो सिंध और बंगाल में मुस्लिम लीग का समर्थन उन्होंने क्यों किया था? और ये वही मुस्लिम लीग है जिसने पाकिस्तान बनाने का पुरजोर समर्थन किया था और कहीं ना कहीं पाकिस्तान बनने के लिए मुस्लिम लीग उत्तरदायी थी, जिसका सहयोग किया था, समर्थन किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो फिर आज नेशनल मुस्लिम लीग के झंडे देखने पर इतना बवाल क्यों किया जा रहा है? ये विवाद क्यों हुआ है मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। केरल की एक संस्था है एसडीपीआई और एसडीपीआई के पास कोई विकल्प ना होने की वजह से उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन देने का फैसला किया और एसडीपीआई पर यह आरोप है कि वो
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक प्रतिबंधित संस्था है, उस पर नर्म रहती है या उसका समर्थन करती है। और कहीं ना कहीं एसडीपीआई ने राहुल गांधी का समर्थन करने का फैसला लिया। लेकिन क्या राहुल गांधी ने आपसे समर्थन मांगा था? नहीं मांगा था। और राहुल गांधी ने समर्थन लेने से भी इनकार कर दिया है। तो बिना किसी बात की पुष्टि किए राहुल गांधी पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? अब मैं आप सभी से सवाल पूछना चाहूंगा, और मैं सवाल पूछना चाहूंगा आरोप लगाने वालों से और भारतीय जनता पार्टी से कि क्या राहुल गांधी ने एसडीपीआई से समर्थन मांगा था? नहीं मांगा था। क्या राहुल गांधी एसडीपीआई का समर्थन ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। और अगर आपको इतनी ही आपत्ति है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय समर्थन क्यों दिया था मुस्लिम लीग को? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। तो कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में तो आप भी हैं और आपको सवालों के जवाब देने चाहिए, लेकिन आपके पास सवालों के जवाब नहीं है। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि एक समय ऐसा था जब पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा था, लेकिन आरएसएस आंदोलन से बाहर थी। तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देने चाहिए, लेकिन वो फिजूल के मुद्दे उठाती है, आरोप लगाती है और आरोपों को तरजीह देती है ताकि उन्हें जवाब ना देना पड़े। और सिर्फ इतना ही नहीं, गोदी मीडिया भी इसका पूर्ण समर्थन कर रही है। गोदी मीडिया भी आरोप पर आरोप लगाए जा रही है। मैं आपको कुछ मिसालें देना चाहूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि न्यूज 18 इंडिया ने क्या लिखा है। लेफ्ट के निशाने पर कांग्रेस, झंडे बने कांग्रेस की मुसीबत, झंडे बने कांग्रेस की मुसीबत। वायनाड में राहुल के रोड शो पर सवाल, वायनाड में स्मृति ईरानी की हुंकार। इसके बाद टीवी 9, मुस्लिम लीग के झंडे राहुल गांधी से सवाल क्यों पूछे गए। और इतना ही नहीं, न्यूज चैनल वाले क्या रिपोर्ट दिखाते हैं वायनाड में राहुल को हरा पाएंगी स्मृति। मतलब कहीं ना कहीं गोदी मीडिया भी इस बात को लेकर सपोर्ट कर रही है स्मृति ईरानी को, क्या वो राहुल को हरा पाएंगी। अब मैं फिर से सवाल पूछना चाहूंगा आरोप लगाने वालों से कि अगर मुस्लिम लीग के झंडे वहां पर आपने देखे तो इसमें आपत्ति क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग एक ऐसी संस्था है जिसे भारत की तरफ से चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है और वो राहुल गांधी को समर्थन दे रहा है। तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है? क्या आप लोकतंत्र के खिलाफ जाके लोगों को भड़काना चाहते हैं? बात यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। अब अगर हम दूसरे शख्स की बात करें तो नाम आता है कंगना रणौत का। कंगना रणौत ने राहुल गांधी पर ही नहीं बल्कि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी तंज कसा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को उन्होंने कटघरे में लिया है और उनके बारे में क्या कहा यह मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने आज तक को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में वो क्या कहती हैं, एक एक शब्द आपके सामने प्रस्तुत है। वो कहती हैं राहुल गांधी की मां महत्वाकांक्षी हैं, राहुल गांधी की शादी नहीं हो पा रही है, शादी नहीं हो पाने के कारण वो परेशान हैं। राहुल गांधी परिवारवाद के मारे हैं और वो लगातार फेल हो रहे हैं। मुझे राहुल और प्रियंका दोनों अच्छे लगते हैं, मुझे वो दोनों हालात के मारे लगते हैं। मुझे लगता है कि उनकी माता को उन दोनों को इस तरह से टॉर्चर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो अच्छे बच्चे हैं, उन्हें सुखी जिंदगी जीने देनी चाहिए थी। दोनों परेशान लगते हैं। कंगना रणौत, देखिए किसी की पर्सनल लाइफ क्या है क्या नहीं है इस चीज से आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। चुनावी रंजिश में आप किसी के परिवार को भी बीच में ले आते हैं, उसकी शादी का मुद्दा बीच में ले आते हैं। इस भारत में तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पहले शादी की और शादी करने के बाद अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। अब आप कहीं और रहते हैं, आपकी पत्नी कहीं और रहती हैं, जबकि आप इस देश के सर्वोच्चतम पद पर हैं। राहुल गांधी शादी करते हैं या नहीं करते इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पत्नी को त्यागना है तो इससे बेहतर है आप शादी ना कीजिए। और राहुल गांधी की शादी हो रही है या नहीं हो रही, कंगना रणौत को कोई अधिकार नहीं है इस बात पर बोलने का। सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कंगना रणौत को कटघरे में लिया और कंगना रणौत के कहे गए जो वक्तव्य हैं, जो उन्होंने बयानबाजी की है, उसी पर उन्होंने एक ट्वीट कहा है। देखिए क्या कहती हैं। वो कहती हैं सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, इनको हल्के में ना ले, बीजेपी की शिरोमणियों की लिस्ट में यह आगे जाएंगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें कंगना रणौत ऐसा कहते नजर आती हैं। आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, द फर्स्ट
Prime Minister of India, Subhash Chandra Bose. The first Prime Minister of India, Subhash Chandra Bose. वो कहाँ गए? इतनी समझदारी आप कहां से लाती हैं? कंगना रणावत का खुद का कहना है कि मैं पहले ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी, लेकिन अब आप ड्रग एडिक्ट नहीं हैं कंगना। अब आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। ये जो अनर्गल बयानबाजी है, आपको ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको इन सब चीजों से बाहर आना चाहिए। और मैं तो इतना कहता हूं कि आप अगर किसी के परिवार के बारे में, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ कहती हैं तो वो भी जायज नहीं। और आपने तो यहां तक कह दिया कि सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीवित होते तो शायद पहले प्रधानमंत्री बनते, लेकिन वाकई क्या सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री थे? नहीं। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कंगना रणावत ने तो एक बार यह भी कहा था कि असली आजादी 2014 के बाद मिली है। कंगना जी, आपने जितनी भी फिल्में की जिनमें हमने आपको सराहा, वो सारी के सारी फिल्में आपने 2014 के पहले की थी। 2014 के बाद तो आपने एक से एक डब्बा फिल्में की, और जो जहर आप उगलती गई हैं विपक्ष के बारे में, अन्य एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में, उससे कहीं ना कहीं आप हमारे दिलों से उतरती गई हैं 2014 के बाद। और आप कहती हैं कि वास्तविक आजादी 2014 के बाद मिली थी। सबसे गंभीर बात यहां पर यह है कि चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे प्रेम शुक्ला हो, या हम बात करें कंगना रणावत की या अन्य किसी ऐसे नेता की जो ऐसे विवादास्पद बयान देते हैं, जो आरोप लगाते हैं विपक्ष पर, क्या भाजपा की यही सोच बन गई है? क्या यही नीयत उनकी बन गई है कि विपक्ष को बदनाम किया जाए और अपना वोट बैंक मजबूत किया जाए? मैं आप सभी से, आप सभी जागरूक जनता है, सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या वाकई ये सही है? क्या इस तरीके की राजनीति भारत में होनी चाहिए? मैं तो इसका समर्थन नहीं करता हूं। और अगर आप भी इसका समर्थन नहीं करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर। इजाजत दीजिए योगेश शुक्ला को।